हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। बच्चों, आज से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जाम, क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम। बच्चों, एग्जाम सिर्फ आपके एकेडमिक को ही नहीं चेक करता है, साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी है, जो डिसिप्लिन है, उन सारी चीज़ों को भी चेक करता है। इस एग्ज़ाम का मतलब होता है कि हमने कितनी एकेडमिक अचीव किया, अपना इवैल्यूएट करते हैं। हम अपने आप को जानते हैं कि और कैसे आगे हमें तैयारी करनी है और फाइनल एग्जाम्स के लिए हमें रेडी रहना है, जिससे ये पता चले जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, उसको उस प्रॉब्लम को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो एग्जाम हमारा लास्ट पार्ट नहीं होता है लाइफ का, बस इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम इज नॉट अ लाइफ। बट एग्जाम छोड़ना भी नहीं, एग्जाम देना है और अच्छे से देना है, स्मार्ट वे में देना है, डिसिप्लिन में देना है, ताकि बिहार बोर्ड या कोई एनी अनदर बोर्ड में कोई अंतर नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। तो आप एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। एग्जाम दीजिए अच्छे से, ठीक है। उसी के तहत आज क्लास 11th के लिए कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूँ। गूगल फॉर्म भी मैंने आपको दे रखा है, मैं भी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप देख लेंगे। बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। 23rd को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो को उन सारे बच्चों को भी पहुंचना चाहिए जो नहीं पहुंच पा रहे हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस 23rd सितंबर मैंने लगाया, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका 23rd सितंबर को है। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ओके, हम लोग गूगल फॉर्म के तहत पहला जो देखते हैं, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, आप गूगल फॉर्म पर देख लेंगे। समझ रहे हैं तो आप एक बार देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु रोट। एक पहला क्वेश्चन में भी हो सकता है कि इसका इसी कारणवश एडिट करने में गायब हो चुका है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु रोट द पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। ठीक है, 23rd है ना, 23rd के पहले और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जो आपको काफी हेल्प होगा। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आते हैं, ठीक है, बनाने होते हैं। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये एक प्रेयर है, गीतांजलि का पाठ है, और वहीं से इसे वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर 35 नंबर 30 चैप्टर 35 भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रेयर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे इंडियंस थे जिन्हें फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि के लिए। कब दी गई थी? 1913 में। ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वेयर द माइंड
इज विदाउट फेयर इज द पोम इन गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। तो अभी मैंने बोला 35th। इस तरह से क्वेश्चंस को आप अच्छे से मेरे चैप्टर, मेरे वीडियो अगर आपने देखा है, मैंने वीडियो इस पर बना रखा है, देखा है तो जरूर आप इस क्वेश्चंस को कर रहे होगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इस पोम का थीम को पता करना है। क्या पोएट कंप्लेन कर रहे हैं, क्या एक हिस्टोरिकल इवेंट है, क्या एक पर्सनल लॉस है, या प्रेयर है। तो इट इज अ प्रेयर। इस प्रेयर मतलब गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसी लैंड चाहिए, एक ऐसी देश चाहिए जहां पर लोग सर उठाकर चले, जहां किसी की गुलामी ना सहें, अपनी बात को कहें, बोलने की अधिकार हो, जीने की अधिकार हो। इन सारी चीज़ों को लिए वो प्रे कर रहे हैं। मतलब ये 1947 की आज़ादी के पहले लिखी गई थी। और ये आज़ादी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिजिकली फाइट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राइटिंग से फाइट कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे, लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन द लाइन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक टू, विच कंट्री डज द पोएट रेफर। इजी है, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस कंट्री को जगाने की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इंडियंस थे तो इंडिया को ही करेंगे ना, तो इंडिया हो जाएगा आंसर। आराम से इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन वेयर नॉलेज इज फ्री। तो एक्सप्रेशन क्या है, वेयर नॉलेज, जहाँ फ्री होनी चाहिए, कैसी, अनसाइंटिफिक, accessible to all without barrier of class, caste, gender, it is irrational, या बोथ ए, बी एंड सी। बी हो जाएगा आंसर। हमारा नॉलेज फ्री होनी चाहिए, ना ही किसी चीज की बैरियर हो, ना ही क्लास की बैरियर हो, ना ही कास्ट की बैरियर हो, ना ही जेंडर की बैरियर हो। जहां पर हमें नॉलेज, ज्ञान फ्री में मिले, वैसी देश की बात इन्होंने कही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा 7। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन रियल, वॉन्ट, लिविंग या र्यून। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है हमारे इंडिया को क्या कर दिया था, र्यून कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, कोलैप्स कर दिया था। र्यून का मतलब होता है बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरू पॉपुलरली कॉल्ड बाय चाइल्ड चिल्ड्रन। चलिए अब यहाँ पर ये एनिमल इन प्रिजन से दिया गया है। तो व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरू पॉपुलरली कॉल्ड बाय चिल्ड्रन। तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच में किस नाम से फेमस थे, तो चाचा नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू, अंकल नेहरू नहीं, चाचा नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच बुक इज द एक्सर्प्ट एनिमल्स इन प्रिजन टेकन फ्रॉम। तो इसमें से जो एनिमल इन प्रिजन आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो एक्सट्रैक्ट जो है किस बुक से ली गई है। जिस बुक की बात हम कर रहे हो उनकी बायोग्राफी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बायोग्राफी है और वहीं से ये ली गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। What does the excerpt primarily showcase about Nehru? His political ambitions, his revolutionary idea। कह रहा है उनका प्राइमरी शोकेस क्या था, तो उनके दिल में मतलब क्या था। वो तो पॉलिटिकल लीडर्स थे ही, साथ ही साथ नेचर के प्रति काफी ज्यादा प्रेम भी करते थे, नेचर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हिज लव फॉर नेचर, हिज लव फॉर नेचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। व्हाट डज नेहरू डिस्क्राइब एज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। ऑब्जर्विंग नेचर, प्रेजेंट रूटीन्स, द एटीट्यूड ऑफ एनिमल्स, या बर्ड्स चीपिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ऑब्जर्विंग नेचर, ऑब्जर्विंग नेचर इन द सेंस कि आप नेचर
को देखकर आप इंजॉय कर सकते हो, जीने की इच्छा आपकी जाग सकती है। नेचर एक ऐसी है जो आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जगा सकती है। हाइपर नेचर आपकी आपकी हेल्थ को भी ठीक कर सकता है, क्यूरेबल होता है। ठीक है, नंबर 12 को देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड नेहरू स्पेंड इन द देहरादून जेल सेल? तो कितने साल? 14.5 मंथ। 14.5 मंथ, लगभग 15 दिन तक उन्होंने जो देहरादून का जेल सेल है, जो एनिमल इन प्रिजन में मेंशन है, वो लगभग 14 दिनों तक वहां पर उन्होंने, ठीक है, 14.5 मंथ्स, ठीक है, रहा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, व्हाट प्रिविलेज डिड नेहरू एंजॉय इन देहरादून जेल? है ना, उन्हें क्या मतलब एक प्रिविलेज मिला था, उन्होंने क्या एंजॉय किया देहरादून जेल में? क्या उन्हें बाहर में ज़्यादा खाने को मिलता था, ये प्रिविलेज था? क्या उन्हें जेल गेट के पास घूमने को मिलता था, या फिर विजिटर से मिलने का प्रिविलेज दिया गया था, वॉचिंग मूवी देखने की प्रिविलेज दी गई थी? तो वो बाहर जाकर घूमते थे और नेचर को ऑब्जर्व करते थे। वॉक आउटसाइड द जेल गेट, तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉक आउटसाइड द जेल गेट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। विच ट्री सरप्राइज्ड नेहरू बाय शेडिंग देयर लीव्स इन विंटर? कह रहे हैं टेक्स्ट में किस ट्री की बात की गई है? तो मुझे टेल मी कि विच ट्री मेंशन इन टेक्स्ट। तो मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री या नीम ट्री? तो किस ट्री की बात हो रही है? तो आप मुझे बताएंगे। बनियान ट्री को बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड नेहरू कंसीडर हिज ओल्ड फ्रेंड इन हिज सेल? ओल्ड फ्रेंड किस चीज को बताया है टेक्स्ट में? कंसीडर किस चीज को माना गया? द गार्ड को, द वैस्प एंड हॉर्नेट को, द वॉल एंड ग्रास को, या फेलो प्रिजनर्स को? वैस्प एंड हॉर्नेट एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीड़ा है, जिसको ओल्ड फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ने अपने टेक्स्ट में कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, माई मदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पर बताना है, तो माई मदर अर्ली इन द मॉर्निंग, तो माई मदर एक सिंगुलर है, तो गेट्स हो जाएगा। ठीक है, डेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है, तो आपको पता है V1 होता है प्लूरल, प्लूरल, और गेट बिना एस वाला वर्ब होता है प्लूरल। V5 होता है सिंगुलर, ठीक है, और जब हम लगाते हैं एस लगा देते हैं वर्ब में तो सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? तो नाउन नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ सिंगुलर, माई मदर सिंगुलर है तो गेट्स हो जाएगा। आंसर गेट्स इज करेक्ट। 17 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। 17, द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ। तो यहाँ बताना है, देखो द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन क्या होगा? आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। नाउ यहाँ वर्ड लगा हुआ है, तो नाउ अभी खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग नाउ, अभी वो खेल रहे हैं, तो इज प्लेइंग हो जाएगा। सॉरी, आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन है ना, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हर फॉर सेवरल, आई हर फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, तो मैं उसे मतलब बहुत सालों से जान रहा हूँ। आई नो, आई नो, तो आई के साथ आई न्यू, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आई न्यू हर, मैं उसे जानता हूँ सेवरल सालों से, तो आई न्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। 19 आपके स्क्रीन पर देखो, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस लगा हुआ है, सुबह से बारिश। ध्यान रखना
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर है आपको सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन, बिफोर प्लस फोर, फोर, सिंस या ऑब्जेक्ट। ये है आपका क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फोर का यूज, फोर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहां पर हमें फिक्स टाइम की बात पता नहीं चलता है, जहां पर एग्जैक्ट टाइम की पता नहीं चलता, वहां पर हम फोर का यूज करते हैं। सिंस का यूज हम लोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ फिक्स चीजें पता चलती है। तो यहाँ पर मॉर्निंग एक टाइम फिक्स्ड है, मॉर्निंग को हम जान रहे हैं सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा इट हैज बीन, इट हैज बीन। कभी सिंस या फोर करके, जैसे यहाँ पर अगर रहता इट, इट हैज बीन रेनिंग, रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्लियर नहीं है, 4 मैंने लगाया, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है 2 आवर्स कब का, 2 आवर्स मॉर्निंग का, इवनिंग का या दोपहर का। पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर यही हम 2 PM दे देते हैं, 2 PM यहाँ पर हम दे देते हैं 2 PM, तो ये एग्जैक्ट पता चल गया कि टाइम क्या है, शाम से, शाम के 2 बजे से। तो यहाँ पर क्या हो जाता, सिंस का यूज हो जाता। क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस था मैं आपको बता दिया, आपको हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखो। सी इज बेकिंग अ केक, सी इज बेकिंग अ केक, क्या बनाना है, ये कौन सा टेंस का पार्ट है, ये भी एग्जाम में आपको पूछेगा। तो बताओ इज बेकिंग, तो सब्जेक्ट इज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलो इसका एक नाम और बताओ, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसका नाम है। चलो 21 को देखते हैं। 21 I have never seen him said, I have never seen him said। चलो बताओ इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव नेवर सीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिए, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैश, हैव, बीन, V4 प्लस 4 सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सभी चीजें याद रखेंगे ताकि आपको हेल्प हो सके, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, तो इसे आप फॉरगेट नहीं रखोगे। चलो दूसरा गूगल फॉर्म करते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग को क्या करना है, खत्म करना है ताकि आपको हेल्प हो सके ज्यादा से ज्यादा हम लोग। चलो चलो देखते हैं दूसरा गूगल फॉर्म क्या है। सबका मैं अटैच कर दूंगा, आप एक खुद से भी टेस्ट मार सकते हो। ठीक है, खुद से भी आप टेस्ट क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलो चलो चलिए इसको करते हैं।
फटाफट बताओ। हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर नालंदा द एन एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। तो इस चैप्टर का ऑथर कौन है? हाँ, ध्यान रखना, ऑथर जितने भी पोम है, जितने भी प्रोज है, उस सब का ऑथर का नाम याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was the first president of India, he was the first president of India। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड नालंदा मीन। नालंदा का मतलब क्या होता है? क्या नालंदा एक लार्ज यूनिवर्सिटी? बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी देख के मार देंगे, लेकिन गलत है। नालंदा एक ऐसी जगह था जहां पर नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। What historical significance does Nalanda symbolize? The end of learning in India। कह रहा है कि जो नालंदा जो है किस चीज को सिंबलाइज, जो हिस्ट्री में है किस चीज को सिंबलाइज कर रहा था? क्या वो लर्निंग की एंडिंग था इंडिया में? क्या मॉडर्न एरा का शुरुआत थी? क्या नॉलेज की डिक्लाइन पीरियड था? या फिर जो हमारा एंशिएंट, जो द मोस्ट ग्लोरियस एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया, या फिर हमारा जो एंशिएंट पीरियड था इंडिया का, उसको ग्लोरी मतलब उसको निखार रहा था? तो आंसर यही हो जाएगा, द मोस्ट ग्लोरियस एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सब्जेक्ट टॉट एट नालंदा। इसमें से एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको पढ़ाया नहीं जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय, वो कौन सा था ये मालूम करना है। मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, समझे, फिलॉसफी भी होती थी, इंजीनियरिंग नहीं होती थी, रिलीजियन होती थी। तो इंजीनियरिंग आंसर, क्योंकि इसमें से एक को आपको एलिमिनेट करना था, बाहर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द स्टेटस ऑफ द लाइब्रेरी एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी था उसकी स्टेटस क्या था, सिचुएशन क्या थी, मतलब स्टेटस। तो ये बिगेस्ट था, वन ऑफ द, मतलब इसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी थे, उसमें से ये भी एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो बहुत बड़े थे, बिगेस्ट इन एशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, मैं चाह रहा हूँ फटाफट इसको सॉल्व कर दो ताकि आपकी वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो। Which country's account help us understand the history of the Nalanda library। तो कह रहा है कि किस कंट्री ने नालंदा लाइब्रेरी को समझने की कोशिश किया था या फिर उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, संभाला था। तो तिब्बतियन लोग, तिब्बत के लोग वहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। दलाई लामा अभी भी है इंडिया में, ठीक है। बिसाइड्स बुक द नालंदा यूनिवर्सिटी आल्सो एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ। सिर्फ किताबों के अलावा नालंदा और भी किस चीजों में एक्सेल्ड था, अच्छा था। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर रीजन्स, मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब भी इस टाइप का ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चंस वाले ऑप्शन आएंगे ना, तो ऑलमोस्ट 90% चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव का आंसर में टिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द टर्म नालंदा इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। एंड आपको मालूम करना है कि जो टर्म है नालंदा किस लैंग्वेज से आया है, ये पूछ रहा है। पाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन। का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील टू द पीपल टू डू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या अपील करते हैं लोगों से? टू इस्टेब्लिश न्यू यूनिवर्सिटी, नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। टू हेल्प रिव्यू द एजुकेशनल सिस्टम एंड रीस्टैब्लिश नालंदा। टू फोकस ऑन मॉडर्न साइंस, या टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मोमेंट। तो हमारा जो राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इसको संभालिए, इसको बचाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। द स्टोरी स्नेक इन द ग्रास वॉज रिटेन बाय। द स्नेक इन द ग्रास जो है किसके द्वारा लिखी गई है, आप मुझे बताएंगे। तो ये लिखी गई है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण जो है द स्नेक इन द ग्रास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर ये रहा। द स्टोरी स्नेक इन द ग्रास ओपन। स्टोरी जो है कहाँ से, स्नेक इन द ग्रास जो है कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस टाइम से स्टार्ट होती है? क्या अ सनी आफ्टरनून, सिनिस्टर नाइट, क्लाउडी मॉर्निंग या ग्लूमी इवनिंग? इसका आंसर हो जाएगा सनी आफ्टरनून। सिनिस्टर नाइट का मतलब होता है आधी रात, क्लाउडी मॉर्निंग नहीं होगा, ग्लूमी मॉर्निंग इवनिंग भी नहीं होगा, सनी आफ्टरनून इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। I have been asking for months, Dasa said. तो ग्रास कटर, वाटर पॉट, लॉन रिमूवर या बम्बो स्टिक? आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए, तो ये फॉर ए क्या हो जाएगा, किससे पूछा था? ग्रास कटर से, जो घास काट रहा था उससे, ठीक है। तो 4 months दशा ने कहा कि आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए ग्रास कटर, मैं ग्रास कटर के लिए क्या किया, एक पूछा। वेयर हैज दशा कन्फाइंड द कोबरा? दशा ने बताया, कहाँ बताया कि कोबरा कहाँ पर है? क्या प्लेट के नीचे, द बॉल या वाटर पॉट? तो वाटर पॉट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे रहा। द बेगर सेंट वॉरियर, स्वीपर, स्नेक चार्मर या? बेगर ने किसको भेजा था? स्नेक चार्मर। बच्चों स्नेक चार्मर जो स्नेक को बुलाता है बजाकर बीन, उसको स्नेक चार्मर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन पे ये रहा आपका, ठीक है। एज पर द बिगर्स बिलीफ विच गॉड हैड विजिटेड द हाउस इन द फॉर्म ऑफ अ कोबरा? तो बताना है। एज पर बेगर्स बिलीफ, ऐसा जो भिखारी का जो मानना था कि विच गॉड है, किस गॉड की विजिट होने का घर में, एज कोबरा के रूप में कौन से गॉड आए हैं, ऐसा पूछ रहा है। सुब्राव, सुब्रमण्य, सुबमाया, सुहामान्य आता, तो सुब्रमण्य आंसर हो जाएगा, सुब्रमण्य आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आंसर करते हैं। टिल when should one not think of buying any article made of iron? तो क्या हो जाएगा, till when should one not think buying any article made of iron? The saw ended, the week ended, the war began, the war ended. तो क्या हो जाएगा, the war ended, the war ended, ठीक है, the war ended। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 को तरफ देखते हैं। What does दशा डिमांड फॉर द फ्रॉम द फैमिली? क्या मांगा दशा ने, क्या फैमिली मेंबर से मांगा था, ठीक है। ग्रास कटर, नाइफ, मोवर या एन एक्स? क्या मांगा था बताइए, एन एक्स कुल्हाड़ी या नाइफ, चक्कू मांगा था। एक बार एक कंफ्यूजन है, देख लेना, लेकिन मुझे लग रहा है नाइफ होगा, और नाइफ मांगा था, चक्कू मांगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द लेडी हैव? कितने चिल्ड्रन थे? तो इसका 5 हो जाएगा, 5 आंसर इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अनाउंस द एंट्री ऑफ द कोबरा इनटू द कंपाउंड? किसने, ठीक है, तो जो साइकिलिस्ट था उसने अनाउंस किया कि कोबरा जो है कंपाउंड में एंट्री कर गया है, साइकिलिस्ट, ठीक है। ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखोगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। आई शैल बी टॉट बाय हर, आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका सी विल। तो ये सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगा है, बी टॉट बाय हर, तो इसको पैसिव में है, ये एक्टिव में चेंज करना है, तो हर का सी हो जाएगा, सी विल, और विल जब लगा है तो यह V1 लगेगा, टीच मी, आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 देखते हैं। ही न्यूज़पेपर नाउ, तो आपको बताना है करेक्ट टेंस, ही रीड या रीडिंग या रीड,
तो ही लगा है तो V5 हो जाएगा, ही रीड्स नाउ, ही रीड्स द न्यूज़पेपर नाउ। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग, ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू हेल्प मी प्लीज। तो विल हेल्प मी, विल इसमें देखना ज्यादा पोलाइट को शो करना है तो विल होगा, कैन भी इसका आंसर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, कैन और विल दोनों सही है, ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा रिक्वेस्ट, ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो विल का आंसर, विल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू, देखो एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और सेकेंड पार्ट फ्यूचर टेंस का यूज होगा। तो इफ लगा है तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरा गूगल फॉर्म देखेंगे फटाफट। आज 3 गूगल फॉर्म करवा देंगे जो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका सबका लिंक दे देंगे, आप टेस्ट भी लगा लेना। ठीक है, आई एम सेविंग मनी, आई वॉन्ट टू बाई अ कार। तो क्या हो जाएगा, आई एम सेविंग मनी, आई वॉन्ट टू बाई अ कार, मैं चाहता हूँ ये कार खरीदना। तो आई वॉन्ट टू बाई अ कार, आई एम सेविंग मनी, इसलिए मैं आई एम सेविंग मनी, मैंने सेविंग किया। तो ये क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड फटाफट कर लेते हैं और देखते हैं आज का लास्ट स्लाइड जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आई होप वीडियो बड़ा हो रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलो देख लो इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको कल स्लाइड दिया है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। इसमें कंप्लीट ग्रामर सेक्शन है, वर्ड वोकैब वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखा है। इसमें ये पता करना है सही स्पेलिंग किसका है, डिफिकल्ट। तो डिफिकल्टी डी, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिफिकल्टी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका देखो, चूज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड में देखेंगे आप जो भी हो। इसमें भी स्पेलिंग ही पता करना, अनटचेबल, अनटचेबल ये स्पेलिंग होता है। अनटचेबल जहां भी है मार दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, इसमें भी वही आपको फाइंड आउट करना सही। कॉरस्पेंड होता है, कॉरेस्पॉन्ड, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। जब भी बड़ा वर्ड है ना तो उसको उस सिलेबल को डिवाइड कर दो, कॉरेस्पेंड, पॉन्ड, 2 पार्ट 3 सिलेबल में हमने डिवाइड कर दिया, कॉरेस्पॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही बताओ इसका भी। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का स्पेलिंग REFLECTION, रिफ्लेक्शन। नंबर 6, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, इसमें बताना आपको। फेमिनाइन होता है, फेमिनाइन, FEMININ, फेमिनाइन। मैस्कुलिन, ओके, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, न्यूटर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यानी फेमिनाइन हो जाएगा। चलो आगे देखो, नंबर 7, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको पता करना क्या होगा आंसर। प्रीपोजिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ना, मैं अपने चैनल पर पढ़ा दूंगा, क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रितिका इज नोन टू मी हो जाएगा, नोन टू मी हो जाएगा। ठीक है, आई बाउट दिस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, तो फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज कट द मैंगोज विथ
अ शार्प नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, शार्प मतलब धारे वाला, विथ मतलब शार्प नाइफ से क्या करना, काटने की बात हो रही है मैंगो ट्री की, है ना। ऐसे ट्री नहीं काटना है, हरा ट्री। आई शैल कंप्लीट माई वर्क एन आवर, विद इन एन आवर, 1 घंटे में कर लूंगा, मैं वो अपनी काम जो है ना विद इन 1 घंटे के अंदर कर लूंगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, देखो, स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी चाइल्डहुड, बचपन से, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, कब से, तो बचपन से, तो सिंस हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। फॉर और सिंस प्रीपोजिशन का ही पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। 12 ये रहा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब पता करना है। माई ब्रदर टू पूना लास्ट वीक, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर सिंगुलर है तो माई ब्रदर, हाँ लास्ट वीक, ये वर्ड को फाइंड आउट करना। लास्ट वीक जो पास्ट को दिखा रहा था, वेंट हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, और क्या होता है, गोज। ये वर्ब 5 फॉर्म हो गया वर्ब का। चलो आगे देखते हैं। 13 नाउ, सरिता सिंगिंग फॉर एन आवर, सरिता 1 घंटे से, 4 देखो यहाँ पर एन आवर, कब, किस, तो जो आवर है ना 1 घंटा है, लेकिन वो आवर कब का है ये नहीं पता है, तो ऐसे अनसियोरिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, 4 का यूज करते हैं। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है तो हैज बीन का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। जावेद डिड नॉट अ लेटर, जावेद डिड लगा हुआ है, तो जब भी डिड लगेगा सेंटेंस में ना, तब आप V1 लगाओगे, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, सीमा वॉज पिंक साड़ी, सीमा, तो सीमा पहन रखी है, वॉज लगा है पर कंटिन्यूअस का है तो वेयरिंग, सीमा वॉज वेयरिंग अ पिंक साड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। यू कैन मी वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन मीट मी, आंसर यू कैन मीट मी वेन एवर यू वॉन्ट, तुम मुझसे मिल सकते हो जहां तुम चाहते हो, इसका ट्रांसलेशन वेन एवर मतलब वेर, और जब कभी तुम चाहते हो, जब तुम चाहते हो तुम मुझसे मिल सकते हो। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना, तो प्राइड, किसी पर गर्व, इसका एंटो पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो इसका प्राइड हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को तरफ मूव करते हैं। चूज द एंटोनिम्स ऑफ सैलो, सैलो, सैलो मतलब छिछला, हल्का, डीप हो जाएगा, डीप मतलब गहरा, हाई मतलब ऊंचा, वाइड चौड़ा, लॉन्ग लंबा। चलो आगे देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इसमें आपको क्या पता करना है, इसको सिनोनिम्स एडिक्वेट, बहुत मतलब सफिशिएंट, एनफ, सफिशिएंट, एनफ, ओके मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो सफिशिएंट इज एनफ, बोथ आर करेक्ट। तो सफिशिएंट सिनोनिम्स पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेलिस, रेलिस, रेलिस का मतलब होता है एंजॉय, मस्ती करना, रेलिस एंजॉय, सिनोनिम्स रेलिस एंजॉय, ओके। ही विल नॉट मीट मी इफ ही टुमारो, फिर से वही क्वेश्चन आया है कि देखो जहां कंडीशनल रहेगा, कंडीशनल आगे भी आ सकता है पीछे, लेकिन कंडीशनल वर्ड मैंने आपको बताया था, इफ, व्हेनेवर, आफ्टर, ओके, बिफोर, टिल, ये सभी वर्ड अगर रहेगा एज तो कंडीशनल कहलाता है, तो कंडीशनल, तो कंडीशनल के साथ क्या हो जाएगा, ही है, तो V1 ही होगा या V5 होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए मुझे, तो कम्स हो जाएगा। दूसरा पार्ट में फ्यूचर होता है, देखो, ठीक है। तो आई होप आज का जो ये गूगल फॉर्म का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी आज के एग्ज़ाम के लिए। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो,
सारा एग्जाम आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से पेपर को लिखो। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।